नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है एसएससी जीडी के लिए जो गागर में सागर बुक आई है, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो बात करते हैं हिस्ट्री में। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में, अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जो है हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम लोग जो है इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में जो है आधुनिक भारत का इतिहास एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, अगर यह गागर में सागर जो बुक आई है एसएससी जीडी के लिए, इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा। आप उसमें ज्वाइन होके वहाँ से आप जो मर्जी का है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है आपको यूपी पुलिस के लिए, जो यूपीपी के लिए गागर में सागर बुक आई है, वह भी आपको वहाँ अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम मध्यकालीन जो है आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, चलिए, आधुनिक भारत का इतिहास, एक मिनट, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति से हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर 1857 की क्रांति के बारे में विशेष जानकारी लेना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, 1857 की क्रांति से शुरुआत होती है। देखिए, कह रहा है 1857 की क्रांति जो है 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे कैनिंग था, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्टर्न थे। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति सैनिक था, जो बैरकपुर छावनी में गाय की चर्बी से मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति क्यों होती है? तो आप कहेंगे 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति बैरकपुर छावनी में रहता था, और उसको जो है गाय से बनी चर्बी, जो है गाय की चर्बी से बनी कारतूस मिली, तो वह जो है बंदूक, जो गोली थी, उसको फाड़ने में, कारतूस को फाड़ने में मुंह से इनकार कर दिया। लेकिन जो उस समय सैन्य अधिकारी थे, जिनका नाम था मेजर सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बास, दोनों ने उन पर दबाव डाला जो है कि गोली चलाइए, गोली कारतूस को मुंह से फाड़िए, लेकिन वह व्यक्ति अड़ग रहा, और उन्होंने जो है कारतूस को फाड़ा भी, तो दोनों व्यक्ति की हत्या कर दिया। किसकी किसकी? तो आप कहेंगे जो सैन्य अधिकारी थे, कौन? सार्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग, दोनों को गोली मारकर हत्या कर देता है। उसके बाद क्या होता है, आगे देखिए। मंगल पांडे जो है 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक थे। 1857 की क्रांति के केंद्र क्या क्या रहे हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली का केंद्र का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और वक्त खां कर रहे थे। कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे दादा साहब तथा तात्या टोपे। झांसी की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद की बात करते हैं तो लियाकत अली कर रहे थे। बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां। फैजाबाद से बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। जगदीशपुर बिहार की बात करते हैं तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे बिहार से। ठीक है, यह सब 1857 की क्रांति जो हुई थी, अलग अलग क्षेत्रों से नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ की बात करते हैं तो कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रहे थे। नोट में कह रहा है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आप कहेंगे रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का नाम क्या था? वास्तविक नाम आप पूछेगा तो पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग था। 1859 में अंग्रेजों ने इन्हें शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी पर लटका दिया था। 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें रामचंद्र पांडुरंग की जो
तात्या टोपे थे, उन्हीं का नाम था। और उनको 1857 की क्रांति के बाद 2 वर्ष के बाद जो है 1859 में उनको अंग्रेज़ों ने जो है मध्य प्रदेश में शिवपुरी जगह पर फांसी पर लटका दिया था। अब यहाँ से शुरू होता है बंगाल के प्रमुख गवर्नर, इनकी बात करते हैं। बंगाल के गवर्नर देख लेते हैं कौन कौन है। तो कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 तक, फिर उसके बाद 1765 से लेकर के 1767 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा है। यह करता क्या है, इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लेते हैं। तो इसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन का जनक इसे कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद संधि के तहत और 16 अगस्त 1965 के अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला को इलाहाबाद द्वितीय संधि के तहत मिला लिया था। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद वेंसीटार्ट बात करता है। यह एक गवर्नर था। यह 1760 से लेकर 1764 तक ले जो है शासन करता है। तो इसके समय में क्या याद रखना है, तो आप कहेंगे 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह इसी के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1774 तक था। बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन व्यक्ति है, तो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल, अब देखिए बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर क्या था, तो वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद बंगाल के जो गवर्नर का पद है उसको समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग होता है। जो लास्ट का अंतिम गवर्नर था वही जाके आगे गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ही। तो 1774 से लेकर के 1785 तक यह शासन किया। इसके समय में क्या क्या हुआ, तो आप कहेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर था यह 1772 से लेकर 74 तक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना 1774 से 85 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसी के शासनकाल में 1775 से लेकर के 1782 तक। ठीक है, और इसी के समय में सालाबाई की संधि हुई होती है 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1780 से लेकर 1784 के बीच में इसी के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे कह रहा है कि 1780 में भारत के प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट का प्रकाशन जो है जेम्स अगस्टस हिक्की ने कलकत्ता में किया था 1780 ईस्वी में। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग था। इसी के समय में पहली बार समाचार पत्र जो था जिसका नाम बंगाल गजट दिया गया है उसका प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने कलकत्ता में किया था। ठीक है, उसके बाद समय आता है 1781। अब क्या होता है तो देखिए 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। वारेन हेस्टिंग के ही समय में 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा जो है स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था 1773 ईस्वी में, और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग आता है और उसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो 1784 ईस्वी में आता है। उसके बाद गवर्नर जनरल बनता है कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक तथा 1805 तक यह रहता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है किसको, कॉर्नवालिस को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कॉर्नवालिस के समय में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी कॉर्नवालिस के समय में। 1793 ईस्वी में बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू करने वाला कौन गवर्नर जनरल था, तो आप कहेंगे कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। वेलेजली आगे आता है, उसके बाद आता है वेलेजली। देखिए वेलेजली की बात करते हैं तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक यह शासन करता है। तो यहाँ कह सकते हैं गवर्नर जनरल था। सहायक संधि की नीति इसी के समय में हुई थी।
चतुर्थ है आंग्ल मैसूर युद्ध, वेलेजली के समय में हुआ था। बसन की संधि 1802 में ईस्वी में वेलेजली के शासनकाल में ही हुआ था। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में इसी के समय में हुई थी। पूछा जाएगा प्रश्न में कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे वेलेजली था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक होता है। उसके बाद आता है मिंटो प्रथम, यह 1807 से लेकर 1813 तक भारत में जो है गवर्नर जनरल रहता है। कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच जो है 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुए थे। किसके किसके बीच में? तब कहेंगे महाराजा रणजीत सिंह थे और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित है। आगे बात करते हैं, हेस्टिंग की बात करते हैं तो हेस्टिंग आता है अब यहाँ से। यह इस क्या शासनकाल की बात करते हैं 1813 से लेकर के 1823 वर्ष तक रहता है, अर्थात जो इसको कह सकते हैं 10 वर्ष तक यह गवर्नर जनरल रहा। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि प्राप्त करता है। सुगौली की संधि इसी के शासनकाल में होती है। आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करते हैं 1814 से लेकर के 1816 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय में। ठीक है। विलियम बेंटिंग की बात करते हैं तो 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे यह हो जाएगा विलियम बेंटिंग। और गवर्नर जनरल की बात करते हैं अंतिम था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो अंतिम गवर्नर की अगर बात करें तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछा जाएगा, अंतिम गवर्नर का पूछा गया तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग था। फिर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग ही था। और बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर पूछा जाएगा तो गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो यह कौन व्यक्ति हो जाएगा? तो आप कहेंगे विलियम बेंटिंग होता जाएगा। ठीक है। राजा राम मोहन इसी के समय में देखिए क्या कह रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाले कौन व्यक्ति हो जाएंगे? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन के साथ कौन अंग्रेज मिला था? आप कहेंगे विलियम बेंटिंग के साथ। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अब कोल विद्रोह की बात करते हैं तो इसी के समय में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह भी कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में। ठगी प्रथा कब हुई थी? 1830 का अंत में हुआ था। ठीक है। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल की बात करते हैं, भारत के, अभी तक बंगाल के चल रहे थे। विलियम बेंटिंग की बात करते हैं 1833 से लेकर 1835 तक जो है यह भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे विलियम बेंटिंग था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे विलियम बेंटिंग ही था। ठीक है। चार्टर अधिनियम के तहत 1833 ईस्वी से संबंधित है। विधि आयोग का गठन इसी के समय में हुआ था। शिक्षा संबंधी प्रस्ताव जो है 1835 ईस्वी में भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिंग के समय में ही शुरू की थी। जो शिक्षा संबंधी प्रस्ताव है 1835 के तहत भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है मैकाले ने विलियम बेंटिंग के समय में ही शुरुआत कर दिया है। चार्ल्स मेटकाफ आता है भारत का जो है भारत प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहते हैं। ऑकलैंड की बात करते हैं तो यह 1836 से 1842 तक रहता है। त्रिपक्षीय संधि से संबंधित है इसका। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम परिवर्तित करके जीटी रोड रखा था। शेरशाह सूरी का नाम जो उसका रास्ता बनवाया था शेरशाह सूरी
उसका नाम परिवर्तित करके जीटी रोड रख दिया था। एलन बरो की बात करते हैं, 1842 से लेकर 1844 तक रहता है। ओल्ड मैन इन हरी इसका उपनाम से प्रसिद्ध था। दास प्रथा का अंत करने वाला कौन हो जाएगा? एलन बरो हो जाएगा। हार्डिंग प्रथम की बात करते हैं, 1844 से 1848 तक रहता है। नरबली प्रथा और इस पर जो है प्रतिबंध लगाया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में। डलहौजी की बात करते हैं, 1848 से 1856 के बीच में रहा था। इसके समय में डलहौजी के समय में संथाल विद्रोह हुआ था। वुड्स डिस्पैच या फिर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति भी आई थी इसी के समय में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके समय में ही पहली बार जो है भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में दूरी कितनी थी तो आप कहेंगे 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी। ठीक है, डलहौजी को भारत में क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे रेलवे का जनक कहा जाता है। पहली बार जो है इसी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में रेलगाड़ी चलाई गई थी, जिसकी दूरी की बात करते हैं तो 34 किलोमीटर की दूरी थी। और इसी के समय में डाकघर अधिनियम भी पारित हुआ था। डाकघर अधिनियम पारित हुआ था 1854 में। 1853 में ट्रेन चली थी और 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था। व्यापकगत सिद्धांत की बात करते हैं तो व्यापकगत सिद्धांत, इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा जो कि 1848 को अंग्रेज साम्राज्य विलीन कर लिया था। अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले व्यापकगत नीति के तहत सतारा को जो है अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिए थे। अवध को कब किए थे हड़प नीति के तहत? आप कहेंगे 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इसी समय अवध का नवाब थे कौन? वाजिद अली शाह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया था। और इसके बाद आता है कैनिंग। कैनिंग की बात करते हैं तो 1856 से लेकर के 1857 तक रहता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके समय में 10 मई 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 में बम्बई कलकत्ता मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने थे। कहाँ कहाँ? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ से बंगाल के प्रमुख वायसराय की बात करते हैं। अच्छा, भारत के प्रमुख वायसराय की बात करते हैं तो कैनिंग था। कैनिंग पहले, उससे पहले क्या था तो आप कहेंगे भारत का गवर्नर जनरल था। अब उसके बाद अपना पद समाप्त करता है तो उसके बाद कैनिंग होता है क्या? प्रमुख वायसराय भारत के। प्रथम वायसराय था कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में मसौदा लागू हुआ था। इसी के समय में नील विद्रोह हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, मेयो आता है। मेयो के शासनकाल कब था तो आप कहेंगे 1869 से 1872 तक है। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। कब? अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। मेयो की हत्या शेर अली अफगान ने एक पोर्ट ब्लेयर पे कर दी थी। मेयो की हत्या कहाँ हुई थी तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर पर एक शेर अली नामक एक अफगान व्यक्ति ने कर दिया था। लिटन की बात करते हैं तो 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक यह शासन करता है। वर्नाकुलर एक्ट की बात करते हैं तो यह 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। वर्नाकुलर एक्ट क्या था तो आप कहेंगे अगर आप समाचार छाप रहे हैं हिंदी भाषा में तो हिंदी भाषा में अगर आप कोई न्यूज़ जो है समाचार में प्रकाशित करना चाहते हैं तो सब पहले उसको जो है अंग्रेजों को दिखाना पड़ता था कि भाई हम इसको छापना चाहते हैं, क्या छाप दें? तो आप कह सकते हैं तो उन्होंने मना कर दिया जाता था। इसको कहते हैं वर्नाकुलर एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट की बात करते हैं 1878 में पारित हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 के बीच में। आगे बात करते हैं
रिपन आता है। रिपन के शासनकाल में क्या क्या हुआ था? 1880 के बाद 84 के वेत में अस्थाई स्वशासन का जनक इसे कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त करने वाला कौन व्यक्ति हो जाएगा? रिपन हो जाएगा। शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप कहेंगे लिटन जो है शुरुआत करने वाला था। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना रिपन के समय में ही शुरू हुई थी। ठीक है। और 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा ही लगाया गया था। डफरिन आता है 1884 से 88 के बीच में। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब पूछेगा प्रश्न में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे डफरिन के वायस शासनकाल में हुआ था। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, 1887 में। उसके बाद आता है कर्जन, 1899 से 1905 तक। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे कर्जन के समय में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में ही पारित हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से आता है मिंटो द्वितीय, 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी तक। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? 1916 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हो जाती है। सूरत में करा कि सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में पारित हुआ था। हार्डिंग द्वितीय आता है। हार्डिंग द्वितीय जो है 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय में ही ब्रिटिश सम्राट जो चार्ल्स पंचम थे 1911 में भारत आया था, तथा इसने जो है 1911 ईस्वी में ही बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। समाप्त कब हुआ था? आप कहेंगे 1911 ईस्वी में। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो आप कहेंगे ब्रिटिश सम्राट थे चार्ल्स पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल करके कहाँ रख दी गई थी? तो आप कहेंगे कलकत्ता से बदल करके दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली कर दिया गया था। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ आंदोलन की बात कर लेते हैं, इसको भी देखते चलते हैं साइड साइड से। कह रहा है कि कलकत्ता मदरसा कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1871 में वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के समय में हुई थी। संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करते हैं, संस्कृत कॉलेज की 1891 ईस्वी में, जो नाथन डंकन के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। कलकत्ता से दिल्ली बनाया राजधानी, फिर उसके बाद घोषणा जो है 1911 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में प्रारंभ हो गया था। जेम्स फोर्ड आता है 1916 से 1921 तक। 1916 में पूना में महाविश्वविद्यालय, कह रहा है कि 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1917 में जो है शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग गठित होता है। और 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित होता है। कब? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, कहाँ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे अमृतसर में हुआ था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। रीडिंग आता है। रीडिंग 1921 से 1926 के बीच में है। एकमात्र यहूदी वायसराय था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ था इसी के शासनकाल में। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 के, जिसके बाद महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे। कुछ स्रोतों के अनुसार जो है यह 5 फरवरी जो है 1922 को माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इरविन आता है 1926 से लेकर के 1931 तक शासन करता है।
इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह शासनकाल की इसकी बात कर लेते हैं तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था, इसी के शासनकाल में, इरविन के शासनकाल में, ठीक है। और 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसी के समय में। दांडी मार्च 1930 में इरविन के ही समय में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आप कहेंगे 1931 में हुआ था। विलिंगडन की बात करते हैं तो यह 1931 से लेकर के 1936 तक रहता है वायसराय, और यह 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिए थे। मैकडोनाल्ड की बात करते हैं तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय में, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है। निम्नलिखितों की बात करते हैं तो 1936 से 1944 तक था। द्वितीय विश्व युद्ध इसी के समय में हुआ था, 1939 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। वेवेल की बात करते हैं 1944 से 1947 तक। शिमला सम्मेलन की बात करते हैं तो 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो 1946 में भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसमें पहला था क्रिस्टोफर क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। 3 व्यक्ति थे कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। आगे बात करते हैं माउंटबेटन की। माउंटबेटन 1947 से 1948 तक रहता है। भारत का वायसराय, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, कुछ सभा दी गई हैं, जैसे हम बात करते हैं आत्मीय सभा की। अगर हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। फराइजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह के बाद हुआ, शरियतुल्लाह के शुरू हुआ था। वेदांता कॉलेज की बात करते हैं 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा शुरू किया गया था। कह रहा है ईवा यंग बंगाल आंदोलन की बात करते हैं 19वीं शताब्दी में हेनरी लुइस विलियम डोरिजियो के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से हम बात करते हैं तो इसमें रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य ने हिस्सा लिया था। यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। पहले यह पूना में होने वाला था, परंतु यहाँ प्लेग की बीमारी फैलने के कारण जो है नहीं हो पाया था। यह अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करते हैं। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो आप कहेंगे यह पूना में होने वाला था, लेकिन यहाँ प्लेग की बीमारी फैल जाने के कारण जो है यह अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे WC बनर्जी कर रहे थे, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं। चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय जो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये लिबरल पार्टी से चुनाव जीते भी थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बात करते हैं तो इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी ही हैं। 1906 की ईस्वी में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। दादा भाई नौरोजी जो है 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। वैलेंटाइन सिरोल की बात करते हैं या फिर चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय जो अशांति का जनक किसने कहा था? आप कहेंगे वैलेंटाइन सिरोल या फिर चिरोल भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक एक अशांति के जनक हैं। कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था। कुछ स्रोतों के हिसाब से यह 20 जुलाई 1905 दिखाता है।
बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था। अमार सोनार बंगला के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुणे में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुणे में जो है शोक दिवस मनाया जाता है। 30 दिसंबर 1906 की बात करते हैं। सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग के स्थापना कर दिए थे। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में होती है, जिसमें लाला हरदयाल एवं सोहन लाल भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है। स्थापना करने वाले दो व्यक्ति थे, लाला हरदयाल थे, सोहन लाल भाकना थे, और यह जो है फ्रांसिस्को यूएसए में किए थे। कामागाटा मारू के प्रकरण की बात करते हैं, 1914 में घटित हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 में कुछ भारतीय लोगों को कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसी को लेकर के आंदोलन हुआ था। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय एवं अंतिम चरण क्या था? हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण की बात करते हैं। गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्लाह का मुकदमा लड़ने के लिए डबरन, जो दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ गए थे। किसका? एक गुजराती व्यापारी था, उसका जो है मुकदमा लड़ने के लिए डबरन गए थे दक्षिणी अफ्रीका में। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। गोपाल कृष्ण के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे महादेव गोविंद रनाडे थे। चलिए आगे की बात करते हैं। महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। अपने प्रारंभिक दिनों में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1905 में जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। अंग्रेज कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिए थे? आप कहेंगे महात्मा गांधी को मिली थी। अब महात्मा गांधी या कैसर की उपाधि, कैसर ए हिंद की उपाधि कब लौटा देते हैं? चलिए अभी आगे बताया जाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या सुनने के लिए चंपारण गए थे। बात है 1916 की। 1916 का जो कलकत्ता यहाँ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो उसी में बिहार के जो हैं राजकुमार शुक्ल जी आए थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी से यह समस्या बताई कि हमारे यहाँ जो है किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है चंपारण में। तो उसी समस्या को सुनने के लिए महात्मा गांधी अगले वर्ष 1917 में जाते हैं बिहार। ठीक है, तो 1917-18 के दौरान महात्मा गांधी चंपारण किसान आंदोलन और खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के सफल नेतृत्व किए थे। 1917 से 18 के बीच में कौन कौन आंदोलन किए थे? एक चंपारण का किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी किए थे। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, 1909 ईस्वी में आया था। यह बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक कानून था, जिसे भारतीय लोग इसे काला कानून भी कहते थे। यह अधिनियम जो है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था। सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार की भी व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा था।
रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो इस पर जो है ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज थे, भारतीय लोगों को बिना अपील किए, बिना वकील किए, बिना दलील किए उनको जेल में बंद कर देते थे। इस वजह से भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया और इसे काला कानून भी कहा था। महात्मा गांधी की बात करते हैं आगे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जब महात्मा गांधी जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में सभी को भूख हड़ताल करने के लिए पूरे देश भर में बोल दिया, तो अंग्रेज जो थे महात्मा गांधी को पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, 9 अप्रैल 1919 की बात है। तो महात्मा गांधी ने दिल्ली में प्रवेश करने के कह रहा कि महात्मा गांधी दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। इससे जनता का आक्रोश बढ़ गया, जिस कारण गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया था, परंतु जनता का आक्रोश इससे भी कम नहीं हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब की जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान जो है इसी गिरफ्तारी के विरोध में करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे डायर, और जनसभा में उपस्थित निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो देखिए रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था 1919 में। ठीक, और कुछ लोग जो है जगह जगह पर विरोध कर रहे थे, और इसी के दौरान जो है अंग्रेज जो होते हैं ब्रिटिश सरकार के लोग जो हैं पंजाब के नेता थे, लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू, और उनके साथ थे डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लेती है। जब पंजाब के जो है ब्रिटिश सरकार जो है उनको गिरफ्तार कर लेती है, तो उस वहाँ के लोग जो थे अमृतसर के, तो उन्होंने विरोध किया और एक जगह एकत्रित किए जो जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। वहाँ अपना विरोध जो है प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उसी समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे डायर। यह जो है डायर जो था सभी व्यक्तियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थी भीड़ में बहुत गोलियां चली, बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है, इस हत्याकांड के विरोध में आगे देखते हैं। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य पद से शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। इसी हत्याकांड के विरोध में जो है वायसराय की कार्यकारिणी से सदस्य पद से शंकर नायर अपना त्यागपत्र दे देते हैं। और इसी हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी अंग्रेजों को वापस कर दी थी। इसी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी, जो इनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी, इन्होंने भी वापस कर दिया था। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली बंधुओं ने 1909 ईस्वी में शुरू किया था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। खिलाफत आंदोलन का इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा व खलीफा के पद को बनाए रखने की मांग की थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन होता है इसके बाद 1920 से 22 तक। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किए थे। महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 में। ठीक, 4 फरवरी 1922 की बात है। 4 फरवरी 1922 को कुछ स्रोतों के अनुसार जो है 5 फरवरी 1922 को माना जाता है। गोरखपुर के जिले में जो है चौरा चौरी नामक एक स्थान पर आंदोलनकारी लोग थे, भीड़ के एक थाने में आग लगा दी थी। इस घटना से गांधी बहुत दुखी हुए थे और इन्होंने 14 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिए थे। देखिए बात है 4 फरवरी 1922 को
1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत करते हैं और यह आंदोलन चलता है लगभग 2 वर्षों तक। 2 वर्षों तक आंदोलन चलता रहता है। उसी के तहत गोरखपुर में एक जिला है चौरी चौरा, वहाँ कुछ लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। पिछले 2 वर्षों से यह हो रहा था आंदोलन। तो उन व्यक्तियों ने क्या किया, तो एक थाना था चौरी चौरा नामक, उसमें जितने भी पुलिसकर्मी थे उसमें आग लगा दिए थे बंद करके। तो उसी को जाना जाता है चौरी चौरा नामक आंदोलन की घटना के नाम से जाना जाता है। जब यह घटना हो जाती है, जब पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है, तो महात्मा गांधी जो है 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर लेते हैं। फिर मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 वर्ष की सजा सुना दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक थे और पहले दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो 1923 में इसकी स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इलाहाबाद में किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे? 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ थे चित्तरंजन दास ने। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इलाहाबाद में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल्ला और चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था और मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के नाम से भी जाना जाता है। 1924 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाले 3 व्यक्ति हैं, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद से सचिंद्रनाथ सान्याल थे। इन तीनों व्यक्तियों ने मिल करके HRC की स्थापना करते हैं। यह स्थापना कानपुर में हुई थी। इसके बाद काकोरी कांड होता है, उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ से होता है काकोरी कांड। काकोरी कांड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। काकोरी कांड क्या था? काकोरी कांड 1925 ईस्वी में यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें एक 8 डाउन ट्रेन में रखे सरकारी खजानों को लूट लिया गया था। ठीक है, इस घटना में कई लोग अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खान थे तथा रोशन सिंह थे। इनको फांसी दी गई थी। नोट की बात करते हैं तो यह पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। देखिए, काकोरी कांड क्या था? 1925 में काकोरी से एक ट्रेन थी, वह जा रही थी जिसमें सरकारी खजाने रखे थे। तो उस सरकारी खजानों को लूट लिए थे। कौन व्यक्ति थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला थे और रोशन सिंह थे। इन व्यक्तियों ने आरोपी बताया गया था इन व्यक्तियों को, और इन्हें फांसी भी दे दिया गया था काकोरी कांड के तहत। ठीक है, और यह पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा गया है, जिसका नाम है काकोरी कांड। से काकोरी कांड नाम दिया गया था, उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1928 में। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में किया गया था। ठीक है, यहाँ से अब जो है अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की, उसके बाद कुछ और बचे हैं, उसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1928 ईस्वी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु को पुलिस सोल्जर्स की लाहौर में हत्या कर दिए थे। 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने
पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की लाहौर में हत्या कर दिए थे। 8 अप्रैल 1919 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान मंडल में जो है बम फेंक दिया गया था। किसके द्वारा? 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान मंडल में बम फेंका गया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। चलिए, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। ठीक है। सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। राजद्रोह के आरोप में 1934 ईस्वी में सूर्य सेन को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। साइमन कमीशन 1927 से 28 के बीच में आया था, इसकी बात कर लेते हैं हम। नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में। और साइमन कमीशन फरवरी 1928 में बम्बई से भारत आया था। ठीक है, बम्बई में आया था भारत में। इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इरविन के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु क्यों हो गई थी? तो उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किए थे, सभी लोग विरोध कर रहे थे। उसी में पुलिस लाठीचार्ज करती है, जिसमें से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। ठीक है। इसके बाद आता है नेहरू रिपोर्ट। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर बर्किनहैंड की बात करते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर बर्किनहैंड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तथा इसके बाद 1928 ईस्वी में दिल्ली के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट क्या कहती है। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर जो बर्किनहेड था, यह भारतीयों को चुनौती दे देता है कि तुम लोग अगर आज़ादी चाहते हो तो अपना संविधान बना लो, आज़ाद हम कर देंगे। ठीक है, चुनौती दे दिया, भारत के लोग स्वीकार कर लिए थे। इसके बाद जो है 1928 में दिल्ली में एक सम्मेलन होता है। मोतीलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उसी समिति में जो है अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट था। वही जाना जाता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। 1929 से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किस में की गई थी? तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। 1930 से 34 के बीच में हुआ था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च निकाला था। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधीवाद ने नमक कानून तोड़ दिया था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्या होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? देखिए, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी नमक पर जो है पहले कानून था, तो नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी से मार्च निकालते हैं महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम से 78 व्यक्तियों के साथ वह दांडी मार्च पर निकल जाते हैं। ठीक है, एक स्थान था। और 24 दिन की लंबी यात्रा करने के पश्चात वह 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पर महात्मा गांधी ने नमक का कानून तोड़ दिए थे। वहां जब नमक कानून तोड़ दिए तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक, नमक कानून के उल्लंघन पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा यरवदा जेल में रखा गया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन
का नेतृत्व अब्बास तैयबजी कर रहे थे। सविनय आयोग का आंदोलन कर रहे थे कौन? अब्बास तैयबजी कर रहे थे। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था। आगे बात करते हैं। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन की बात करते हैं। इस आंदोलन की बात करते हैं तो खुदाई खिदमतगार की बात करते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरुआत किया था। इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय आवाग आंदोलन में भी सहयोग दिया था। गोलमेज सम्मेलन क्या है? तो आप कहेंगे 1930 से 1932 के बीच में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 1930 में हुआ था, लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इस आंदोलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में होता है। आंदोलन में हुआ था, यह भी लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, परंतु सांप्रदायिक प्रकरण पर विवाद होने के कारण महात्मा गांधी जो वहां से निराश होकर के वापस लौट आए थे और यह सम्मेलन विफल हो गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर होता है 1932 ईस्वी में, यह भी लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। और एक बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एकमात्र भारतीय व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। पूना समझौता की बात करते हैं या पूना पैक्ट की बात करते हैं। पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता। किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1922 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन की शुरुआत होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया था। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो या मरो का नारा भी दिए थे। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आता है, इसकी बात करते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत के लिए संविधान तैयार करने हेतु शीघ्र एक कार्य प्रणाली तैयार करना था। इटली की घोषणा थी 1947 की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंप कर सदा के लिए भारत छोड़ देंगे। कौन व्यक्ति कहे थे? इटली ने कहा था। इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब माउंटबेटन योजना की बात करते हैं। 1947 में शुरू होता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना की घोषणा की थी जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना भारत विभाजन योजना थी। इस योजना के दौरान भारत को स्वतंत्र कर दिया गया एवं पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया था। माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना एक योजना थी जिसके तहत जो है पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। ठीक है, भारत से पाकिस्तान अलग कर दिया। माउंटबेटन योजना के विभाजन प्रस्ताव का समर्थन गोविंद बल्लभ पंत एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो पहले विभाजन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, बात करते हैं माउंटबेटन योजना विभाजन का प्रस्ताव समर्थन करने वाले कौन व्यक्ति थे? गोविंद बल्लभ पंत थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी किया था, उसका समर्थन किए थे। अन्य प्रमुख नेता भी कौन कौन थे? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, JV कृपलानी थे। इस विभाजन के प्रस्ताव में पक्ष थे कि
माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाए। चलिए, मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में ही की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है 1939 में तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में मनाया था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और गांधी जी 1940 ईस्वी में पनवार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। इस कह रहा कि महात्मा गांधी जो 1940 में पनवार जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू भी किए थे। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही की बात करते हैं तो ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था और 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। 1943 में जापान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिया था। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। भगत सिंह के मुखबिरी करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फणींद्रनाथ घोष थे और इनकी हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दिया था। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण, दीनबंधु मित्र का नाटक कौन सा है? नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया है। दीनबंधु की एक पुस्तक है नील दर्पण, उसमें क्या बताया गया है? जो बिहार के चंपारण में हो रहा था नील की खेती, उसमें उनके अत्याचारों का उल्लेख किया गया था। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किए थे। सबसे कम उम्र पर फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन थे? जी.सी. हिल्टर था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा देने वाले कौन व्यक्ति हैं? नारायण गुरुदेव हैं। आगे बात करते हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किए थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारत की पहली समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो सेलुलर जेल था वह पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं जो प्रमुख युद्ध हुए थे, यह आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से आपकी आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है आज समाप्त कर दिए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी इसका जो है एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा जिसको मैराथन के नाम से आप जान सकते हैं।